नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के पार्ट 6 में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12 बेस्ट क्वेश्चन जो लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित हैं। तो आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और रेखिक और युगपत समीकरण पर आधारित हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस में मिलवाऊंगा जिसका आप हल करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको सेकंडों में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये 2, 11 और 12 नंबर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर एक लाइन में आप देंगे। तो इस वीडियो के आखिर में वो क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यदि 2x + 3y = 12 तथा 3x - 2y = 5 हो तो x y के मान क्या होंगे। इस तरह की इक्वेशन के लिए मित्रों आप या तो इन दोनों समीकरणों में x को एलिमिनेट करते होंगे, x को प्रतिस्थापित करते होंगे या हटाते होंगे, तब जाके y का मान निकलता होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जो आपको एक लाइन में उत्तर देगा। बस आप इसे ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए 2x + 3y = 12 दिया है और 3x - 2y = 5 दिया है। अब आपको करना क्या है, x की ये डायरेक्ट वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब आपको ध्यान से देखना क्या है कि पहले y के कोफिशिएंट से ये कांस्टेंट वाले जो नियत वाले पद हैं या नियत वाली संख्याएं, इनके साथ पहली बार गुणा होगा प्लस साइन के साथ, और माइनस साइन के साथ इस तीर का निशान नीचे से ऊपर आप समझिए, यानी ये दूसरे नंबर पर होगा और माइनस साइन के साथ होगा, माइनस चिन्ह के साथ होगा। तो इससे मिलेगा, इस वाले पोर्शन से मिलेगा न्यूमरेटर यानी अंश। और इधर देखिए इस y के इस कोफिशिएंट से अब नीचे की तरफ होगा x के कोफिशिएंट से पहली बार, और माइनस साइन के साथ होगा यहां से x के दूसरे कोफिशिएंट के साथ। तो ये दूसरे कोफिशिएंट के साथ माइनस साइन के साथ। तो अब यहां पर आप देखिए इस 3 का गुणा 5 में होगा तो हो गया 15, और माइनस साइन के साथ होना है तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 12 दूना 24 हो गया। और नीचे यहां पर देखिए 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9 हुआ, और ये माइनस साइन के साथ है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 2 4, या 2 में 2 का गुणा हुआ 4, तो ऊपर आ गया देखिए 4 5 9 यानी 39, और नीचे आ गया 13, और 13 तिया 39 यानी x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब y की वैल्यू देखिए, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस वाले समीकरण में हम x की वैल्यू 3 रख दिए तो ये 9 हो गया, और y को दूसरी तरफ ले गए हैं और जो इधर 5 था इसको इस साइड ले आ दिए हैं, तो ये हो गया 4। तो y 2y = 4, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 2। तो x = 3 और y = 2 इसका सही उत्तर होगा। तो ये होगा ऑप्शन डी। तो एक लाइन में देखिए आप इसको अंश और हर में किस तरह से अंश और हर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है निकालने के लिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी का आप यूज करिए और तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी, और x की जैसी वैल्यू आएगी y का मान आप इजिली निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण ax + b और cx + d ये बराबर 0 हैं, तो इनको पूछा संगत होंगे। संगत मीन्स कॉन्सिस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है कि दो समीकरण कांस्टेंट तब होंगे जब उनका कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, कम से कम एक सॉल्यूशन उसे मिले। तो ax + b = 0 दिया है, इसका मतलब कि x = -b/a हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है cx + d = 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -d/c। क्योंकि ये दोनों वैल्यू x की है तो इनको हम लोग बराबर कर देंगे, तो -b/a बराबर हो जाएगा -d/c के। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो AD बराबर हो गया BC। तो ये अगर कंडीशन आती है
तो आपको एक हल मिलेगा, यानी इसका एक जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 इनके दे रहा है कि संगत तथा अनंत। और संगत का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कम से कम समीकरण का एक हल जरूर मिले, कम से कम एक हल मिले, और हल अधिक भी मिल सकते हैं। तो इनको ये चीज जानने के लिए कि 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 4। तो अगर ये दो समीकरण से एक हल मिलेगा, इसके लिए एक कंडीशन है कि कम से कम एक हल मिले। तो a1 अपान a2 बराबर डज नॉट बराबर b1 अपान b2। अगर a1 a2 यानी x के कोफिशिएंट का ये रेशियो लिया जाए और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर ये बराबर नहीं है, तब तो आपको यूनिक हल मिलेगा। अगर ये बराबर हो गया तब आपको अनंत हल मिलेंगे, यानी a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 बराबर हो जाए c1 अपान c2 के, तो इससे अनंत हल मिलेंगे। तो हम लोगों को इस समीकरण के लिए देखना है कि अगर हम a1 a2 की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2/1 मिल गया a1 a2, और b1 b2 की बात करते हैं तो यहाँ से मिल गया 1/2, और c1 c2 की बात करते हैं तो 5/4। तो ये देखिए बराबर नहीं है, ये कोई भी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि यूनिक हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा और संगत। तो संगत तो तब होगा जब एक हल मिल जाए। तो एक हल मिल गया, यूनिक हल मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये बराबर नहीं आया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब कि अद्वितीय हल मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये बराबर हो जाता, ये वाली बात हो जाती, तब अनंत हल मिलता। लेकिन ये वाली बात पूरी हो रही है, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, संगत तथा एक अद्वितीय हल मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि समीकरण kx माइनस वाई बराबर 2, kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय हल होगा। यूनिक हल होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि a1 क्या है, यानी k अपान 6 है, और ये बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि अद्वितीय हल होना है। तो b1 अपान क्या है, यहाँ पर -1 है और -2 है, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो यानी 1/2। तो देखिए अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू 3 ले लेंगे तब तो ये बराबर हो जाएगा। तो k की वैल्यू 3 नहीं होगी। अगर k की वैल्यू 3 न लिया जाए तब ये समीकरण इसके बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा यानी a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा, तब यूनिक हल मिलेगा, यानी अद्वितीय हल मिलेगा। तो k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पर k 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, बस 3 नहीं होना है। तो उपयुक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि केवल 3 k के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए दिया है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3, और यहां दे दिया है कि x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, यानी x और y का मान जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये दिया है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। तो देखिए यहां पर अगर हम x बराबर 1 ले लें और y बराबर भी 1 ले लें, तो y गुणे 2y है, तो ये आ जाएगा 3। तो कम से कम x बराबर 1 और y बराबर 1 पर ये बात सत्य हो जा रही है, यानी 3 आ जा रहा है। और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी लेते हैं और y की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से छोटी मिलेगी। तो कम से कम एक हल आपको मिल गया, x बराबर 1 और y बराबर 1। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ गया, y बराबर 1 रखेंगे तो 2 आ गया, और दोनों के मिलकर 3 आ गया। तो ये 3 के बराबर भी है,
तो इस समीकरण का एक हल आपको x बराबर 1 और y बराबर 1 मिल गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि k के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस ky प्लस 15 बराबर का कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त होती है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो जाए, लेकिन c1 अपान c2 न हो, तब इस केस में कोई हल नहीं मिलता है। तो यहां हम लोग देख लेंगे कि x प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस ky बराबर -15 है। तो a1 अपान a2 आपको यहां से क्या मिलेगा? a1 अपान a2 मिलेगा 1/3 और b1 अपान b2 मिलेगा 2/k। यहां पर देखिए k की यहां पर ये k है 2/k, इसे बराबर होना है, लेकिन इसे बराबर नहीं होना है, यानी 5 अपान -15। तो ये आपको दे देगा 1 अपान -3। ये 1 अपान -3 दे देगा। तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखा जाए कि 1/3 के बराबर हो जाए। तो अगर k की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 2/6 हो जाएगा, जिसे हम 1/3 लिख लेंगे। तो 1/3 यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 यानी 1 अपान -3 के बराबर नहीं है। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो k की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो इन दोनों समीकरणों से कोई हल नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई हल ना मिले उस केस में रेखाएं समांतर होती हैं और ये कंडीशन होता है दो रैखिक समीकरण के लिए कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो होता है, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए समीकरण 2x - 5y बराबर 9, यानी 2x - 5y बराबर 9, 8x - 20y बराबर 36। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही होगा। तो हम लोगों को पहले a1 अपान a2 देख लें, यही शर्त बताता है। b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की पोजीशन देख लेते हैं कि क्या आता है। तो यहां से देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/8 और b1 अपान b2 की वैल्यू हो जाएगी -5 - 20 और ये आ जाएगा 9 अपान 36। और इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और ये भी 1/4 आ गया और ये भी 1/4 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई। ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हो गई तो आपको अनंत हल मिलेंगे। अगर ये तीनों बराबर हो गए तब रेखाएं समपाती हो जाती हैं, कोइंसाइड करने लगती हैं, यानी एक रेखा दूसरे की रेखा के ऊपर हो जाती है। हमने वीडियो के पार्ट 5 में इसका पूरा डिस्कशन किया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि कोई दो रैखिक समीकरण कब अनंत हल देगा, कब यूनिक हल देगा, कब कोई हल नहीं देगा। इसको ज्योमेट्रिकली और अलजेब्राइकली दोनों तरीके से मैंने वहां पर व्याख्या की है। तो आप वीडियो का पार्ट 5 जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। उसी का यूज मैं इस क्वेश्चंस को करने में कर रहा हूं। तो इसके अनंत हल होंगे, यानी ऑप्शन डी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया है कि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 और 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन से ही करिए। यहां भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। अगर 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 आ रहा है तो 2 का कोई भी पावर सम संख्या ही देगा, तो 8 एक सम संख्या ले लेंगे, और 3 का कोई भी पावर विषम संख्या देगा तो ये 9। तो ये 2 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 2 से 9 मिला है, ये 17 हो गया। इसका मतलब कि जो a है वो 3 है और जो b की वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पर a बराबर 3 रखेंगे तो ये 2 की पावर 32 हो जाएगा। इस वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। इसको केवल सेटिस्फाई कराना है। a प्लस 2 माइनस 3b प्लस 1 बराबर 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे कि ये a बराबर 3 रखेंगे तो ये 2 की पावर 5 हो गया, और b बराबर 2 रखे तो ये 3 की पावर 2 एक 3 हो गया।
तो देखिए 2 की पावर 5 जो है ये 32 होता है और 2 की पावर 3 27 होता है। तो 27 5 32 यानी 5 आ गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कि a बराबर 2 और a बराबर 3 और b बराबर 2 ही इसका आंसर है। तो a बराबर 3 b बराबर 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये इसका सही उत्तर है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि समीकरणों 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा? कोई हल संभव कब नहीं होगा? जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर न हो। ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं। इस केस में दो रेखाएं जो मिलती हैं वो समांतर हो जाती हैं। जब समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा। तो आपको यहां से देखिए a1 अपान a2 निकालना है। तो a1 अपान a2 4 अपान 10 है। ये a1 अपान a2 है। 4 अपान 10 को 2/5 लिख सकते हैं। b1 अपान b2 आप देख लीजिए क्या मिलेगा। b1 अपान b2 यानी 3 और माइनस के मिला। तो ये इसे बराबर होना है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए k की वैल्यू होनी चाहिए, पहले तो माइनस होनी चाहिए और वो भिन्न में होगी तभी होगा। तो k बराबर अगर हम लोग माइनस 7.5 लेंगे, यहां से देखिए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 को 15/2 लिखते हैं, तो माइनस रहेगा तो ये प्लस हो गया और ये 2 ऊपर चला गया और 3 5 15। तो k की वैल्यू अगर माइनस 7.5 लेंगे तब ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि c1 अपान c2 यहां पहले वाले से -5 आएगा और दूसरे वाले से 7 आएगा। तो ये चीज बराबर नहीं होगी, यानी ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उस केस में k की वैल्यू 15/2 लेंगे, यानी माइनस 7.5 लेंगे, तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उस केस में ये ऑप्शन डी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। यानी यूनिक हल होने के लिए a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 की, ये बराबर नहीं होना चाहिए यूनिक हल के लिए। तो यहां से देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 है, ये 2x प्लस py बराबर 2 है। तो यहाँ से a1 अपान a2 क्या हो जाएगा? 2 अपान 2। देखिए दोनों जगह ये बराबर नहीं होना चाहिए 3 अपान p के। और p के किस मान के लिए बराबर? अगर p का मान 3 आ जाएगा तो ये फिर ये 1 आ जाएगा। देखिए 2/2 बराबर 1, तो यहाँ 3 आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं होना चाहिए। तो p की वैल्यू 3 न हो, 3 के अलावा p बराबर 3 के अतिरिक्त कोई भी मान होगा तो उसके लिए इसका एक हल जरूर मिलेगा। तो p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, क्योंकि 3 रख देंगे तब तो बराबर हो जाएगा, और यूनिक हल के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फिर यहाँ पर x के लिए हम लोग हल करेंगे। तो x बराबर आ गया, देखिए इसको हल करेंगे तो -6 का गुणा 7 में करेंगे तो -42, और ये माइनस के साथ होता है तो -36 जो है ये माइनस है, तो ये माइनस पहले से है तो ये 36 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -6 का गुणा 9 के साथ होगा तो -54, और ये देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि 15 का गुणा 4 के साथ होगा और माइनस के साइन के साथ होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 36 6 42 -6, और यहाँ से ये भी आ जाएगा, 60 में से 54 निकल गया तो ये भी ये +6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू -1। x की वैल्यू -1 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, आपने ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर है। और आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं कि x की वैल्यू -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये उत्तर आपके लिए बिल्कुल सही निकला। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन, ये वीडियो, ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो का आपको अच्छी लगी है और इसके ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो आप इसे एक लाइक जरूर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरे वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं द्विघात समीकरण पर बात करूंगा और पहले उसके कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं द्विघात समीकरण पर पूरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जैसे इसके लिए लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।